हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसमें हम आज बात करेंगे आटा चक्की यानी फ्लोर ऑनर जो होते हैं, फ्लोर मिल ऑनर जो होते हैं, उनको हम कैसे लोन दे सकते हैं। जब हम हमारे पास ऐसा कोई प्रोफाइल आता है तो उसमें एज ए बैंकर, एज ए अंडरराइटर आप लोगों को क्या क्या चेक करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम उसकी पीडी करते हैं या उस केस का प्रपोजल आगे भेजते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहला में बताया गया है कि असेसिंग द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ ए स्मॉल आटा चक्की शॉप दैट ऑपरेट्स प्राइमरली विद द कैश फ्लो कैन बी ए चैलेंजिंग ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास आटा चक्की के प्रोफाइल आते हैं उसमें कैश की इनकम होती है और बैंक इनकम कम होती है, डॉक्यूमेंटेड इनकम कम होती है। इसलिए वो उसकी जो क्रेडिट वर्थनेस है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है लोन लेने के लिए, वो चेक करना एक चैलेंज रहता है। However, there are still several strategies and considerations you can employ to evaluate the business. बट कुछ टैक्टिक्स और कुछ स्ट्रैटेजी है जिनको हम यूज करके उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके बिजनेस के जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चल सकते हैं। कीप इन माइंड दैट दिस अप्रोच मे रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑन साइट ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम जब हम असेसमेंट करेंगे तो हम उसके फाइनेंशियल असेसमेंट, उसमें जो हमने पीडी विजिट करी है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन की है और उस प्रोफाइल में क्या क्वालिटी है असेसमेंट की है, उसको मद्देनजर रखना है। हेयर आर ए गाइड टू हेल्प यू असेस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अ कैश फ्लो बेस्ड आटा चक्की और फ्लोर मिल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑन साइट विजिट। ऑन साइट विजिट बेसिकली यहाँ पे पीडी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई लोन एप्लीकेशन होता है तो उसमें एक जो क्रेडिट मैनेजर है, अंडरराइटर है, वो फाइल प्रोसेसिंग के दौरान आपसे मिलने आता है, आपके बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करता है, आपके कोलेटरल पे विजिट करता है, जिसे हम ऑन साइट विजिट या पीडी भी बोलते हैं। पीडी का फुल फॉर्म बेसिकली पर्सनल डिस्कशन होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ऑन साइट विजिट में हमें क्या चेक करना चाहिए। विजिट द आटा चक्की शॉप टू ऑब्जर्व इट्स डेली ऑपरेशन। Pay attention to the store's size, location, foot traffic, overall appearance. This on-site visit can provide valuable insights into the business day-to-day activity. तो जैसे कि इन्होंने पॉइंट आपको हाईलाइट किया है कि डेली बेसिस पे आपको इसमें ये देखना है कि आपका स्टोर का साइज क्या है। स्टोर के साइज से बेसिकली आप ये जान पाएंगे कितना बड़ा बिजनेस है। 10 बाय 10 के शॉप में बैठा हुआ है या उसने एक बहुत बड़ा गोडाउन टाइप का रेंट आउट या ओन्ड है, किस लोकेशन में बैठा है, वो मार्केट में बैठा है या आउटसाइड ऑफ द मार्केट बैठा है, किसी छोटी सी गली में बैठा है या एक बड़ी मार्केट में बैठा है जहाँ पे फुटफॉल अच्छा है। और आपको उस पीडी के दौरान ये भी ऑब्जर्व करना है कि जब आप वहाँ पे पीडी में पहुंचे हैं तो उसमें कस्टमर का फुटफॉल क्या है, जो अवेलेबल स्टॉक है वो कितना है, जो काम जैसे आटा चक्की के मिल में आप देखेंगे कि जो मशीन होती है जो आटे को पीस रही होती है, तो वो मशीन वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और जो आटा पिसवाने के लिए या जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पिसवाने के लिए स्टॉक अवेलेबल है नहीं है। जो फिनिश्ड स्टॉक है, जो आटा पिस के तैयार खड़ा है, वो कितना अवेलेबल है और पिसने के लिए कितना अवेलेबल है, वो आपको चेक करना है। तो प्लस कस्टमर के फुटफॉल क्या है, जब आप पहुंचे तो कितने कस्टमर उस टाइम पे अवेलेबल थे, कितने कस्टमर का माल ऑलरेडी पिसा हुआ था और कितने का और पिसने वाला था, वो सब आपको चेक करना है इसमें। और ओवरऑल अपीयरेंस आपको देखना है कि जो सेटअप लगा हुआ है वो सेटअप किस टाइप का है, वो रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, और क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है उस सेटअप का, प्रॉपरली पूरा फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है या ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम बिजनेस होने की वजह से आधा खाली पड़ा रहता है, आधे में ही काम चल रहा है। तो ये ओवरऑल अपीयरेंस से आपको पता चलेगा। इससे पहले भी आपको क्या करना है, जब भी आप साइट पे पहुंचे उससे पहले आप टीपीसी कंफर्म करें। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि टीपीसी जो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टूल है। खासकर अफोर्डेबल सेगमेंट में जब हम फंड करते हैं तो आप टीपीसी कंफर्म कीजिए, उसके नियर बाय एरिया में नियर बाय शॉपकीपर से पूछिए कि इनकी जो बिजनेस है वो कैसे चल रही है, क्या इनका कस्टमर फुटफॉल है, कितने सालों से यहाँ पे टिके हुए, रेंटेड है, ओन्ड है, ओनरशिप किसकी है। ये सब चीज़ें आपको ऑन साइट से पहले अपने टीपीसी वेरिफिकेशन के दौरान पूछनी है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि इंटरव्यू विद द ऑनर।
इंटरव्यू विद द ओनर का बेसिकली मतलब है जो हमारे पास कस्टमर लोन लेने आया है वही हमारा शॉप का ओनर भी है, और हम उससे उसके डेली रूटीन और उसके बिजनेस मॉडल, उसके कस्टमर बेस प्लस उसके मार्केट की जो डायनेमिक्स हैं उसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले हम जब ओनर से मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जो शॉप है ये कब से चला रहे हैं और इसको किसने स्टार्ट किया था, उन्होंने खुद स्टार्ट किया था या उनके फादर का ये बिजनेस था जिसको इन्होंने बाद में ज्वाइन किया, या पहले वो कुछ और करते थे अभी इन्होंने ये रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो उसके बेसिस पे आपको उसका इंसेप्शन टाइम पूछना पड़ेगा ताकि आप उससे ये जज कर पाएं कि हमारे कस्टमर को कितना एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को रन करने का। अगर हमारे कस्टमर ने रिसेंटली स्टार्ट किया है एक आध साल 6 महीने में अंदर, तो हमारे लिए वो एक रिस्क भी हो सकता है क्योंकि बिजनेस चले ना चले इस बात की गारंटी नहीं है। बट अगर वो काफी लंबे टाइम से चला रहा है इस बिजनेस को, उसके फोर फादर का बिजनेस था या उसके ग्रैंड फादर का बिजनेस था, उसके फादर का बिजनेस था, या उसको खुद से चलाते हुए 10-15 साल हो गए, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो 10-15 साल से बिजनेस कर रहा है और कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेड इनकम जरूर अर्न करना है जो कि आपकी ईएमआई को पे करने के लिए हो सकता है एलिजिबल हो। उसके बाद आपको उससे समझना है कि बिजनेस का मॉडल क्या है, कहाँ से कस्टमर आते हैं, कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है जैसे आटा पिसवाना है, दाल पिसवानी है या और कोई अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए क्या मशीन है, क्या कॉस्टिंग आती है उस मशीन में, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, लेबर कॉस्ट कितनी आती है, रेंटल कितना आता है पर केजी में, या एक 10 केजी में उससे कितनी कॉस्ट आती है और कितना उसको बचत होता है, ये आपको उससे समझना है उसके बिजनेस मॉडल के अंदर। प्लस उसके एक्सपेंसेस को आपको समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, कितने रुपए यूनिट आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है उस चीज का। प्लस साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि इस बिजनेस को चलाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे ओवरकम किया। देन आपको ये समझना है कि उसका बिजनेस जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में उसका क्या प्लान है इस बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे कस्टमर को वो कितनी है। अगर वो आपके क्वेश्चन का सही से आंसर कर पा रहा है तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो इस बिजनेस को रन कर सकता है और आपके लिए नियर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस इस साथ ही साथ इससे ये भी वेरीफाई होता है कि अगर वो आपके इन सभी क्वेश्चन का आंसर विद कॉन्फिडेंस और राइटली देता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो बिजनेस ओनरशिप है वो भी कहीं ना कहीं उससे स्टैब्लिश हो जाती है, वो भी वेरीफाई हो जाती है कि ये कोई और बंदा नहीं है, ये बिजनेस इसी का ही है। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो असेसमेंट की। कैश फ्लो असेसमेंट का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपको बेसिकली ये समझना है कि कस्टमर की डेली की सेल्स क्या है और उस सेल्स पे क्या एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जिसमें एक्सपेंसेस में आप ये काउंट कर सकते हैं कि उसका रेंटल कॉस्ट क्या है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट में आपका उसका रेंटल, उसकी लेबर और जो डेली रूटीन में जो एक फिक्स कॉस्ट होती है जैसे साफ सफाई हो गई या चाय पानी का खर्चा हो गया, तो इस टाइप की जो फिक्स कॉस्ट क्या है प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है और उस पर क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कितने की डेली सेल्स हो जाती है और कस्टमर कितना उसमें से अर्न कर पाता है, ये आपको इसमें डेली कैश फ्लो असेसमेंट में आपको ये असरटेन करना है बेसिकली कस्टमर से मिलके। देन हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंस एनालिसिस में हमने आपको बताया कि जो शॉप की ऑपरेटिंग कॉस्ट है इंक्लूडिंग रेंटल, यूटिलिटीज और इन्वेंट्री, स्टाफ कॉस्ट, वो हमें एसेस करना है और वो ओवरऑल कितना बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, क्या रेवेन्यू जनरेट करना है वो हमें बताना है। इस चीज को हमें वेरीफाई करने के लिए हमें उसके रिकॉर्ड्स, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिस, कि कितना वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है अपने सेल्स की, अपने एक्सपेंसेस की, अपनी सैलरी की जो एम्प्लॉयज को देता है। उससे ही आप एक्चुअल में अंदाजा लगा पाएंगे कि वो कितना सही बोल रहा है और कितना वो बुक्स में मेंटेन करता है, क्योंकि कस्टमर से जब आप मिलने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा सेल्स बताएगा, एक्सपेंसेस कम बताएगा। तो आपके अगर उसके रिकॉर्ड मेंटेन होंगे और लास्ट 6 मंथ्स के, 1 साल के रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे तो आप उससे ये अंदाजा लगा पाएंगे कि एक्चुअल में इतना लिखा हुआ है तो इतनी सेल्स तो होगी, इतने लड़के रखे हुए हैं तो इतने एक्सपेंसेस होंगे। तो आपको ये चेक करना है कि उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन है या नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स लॉयल्टी एंड रेपुटेशन। तो आप देखिए कोई भी बिजनेस होता है वो कस्टमर की रेपुटेशन पे बहुत चलता है, उसके जो ऑनर की रेपुटेशन पे बहुत चलता है। और इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं छोटे छोटे वो आजकल नाम और रेपुटेशन पे चलते हैं। बिकॉज जैसे आपने आटा दिया उसको पिसवाने के लिए और पता चला आपने 10 किलो आटा दिया था, उसमें से उन्होंने कुछ
लो क्वालिटी का या कुछ उसमें से निकाल लिया, पीसने के बाद वो 11 किलो हुआ बट दिया आपको उसने 10 किलो ही। तो इस टाइप के जो मिसयूजेस होते हैं, जो हम घोटाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट रेपुटेशन पे क्वेश्चन उठाते हैं और उसकी सीधा इम्पैक्ट उसके सेल्स या बिजनेस पे आता है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, जब भी हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें कस्टमर के रेपुटेशन के बारे में पूछिए कि सर कैसा कस्टमर है बंदा, मतलब कैसा आदमी है ये, और इनके बिजनेस के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। तो वो आप जब मिलेंगे अपने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के दौरान, वो आपको वहीं से समझ में आएगा। तो जैसे इस पॉइंट में भी दिया है कि असेस द शॉप्स रेपुटेशन विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी बेसिकली वही है जहाँ पे आप टीपीसी वेरिफिकेशन करेंगे, एंड द लॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर बेस, और उनके कस्टमर का क्या फीडबैक है। कस्टमर का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव नहीं है तो वो कस्टमर दोबारा रिपीट उस शॉपकीपर पे नहीं जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेन बिजनेस, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट पोजिशनिंग। Understand the Atta Chakki shop's position itself with a local market. Evaluate the competition advantage, unique selling point, and the demand of its product. अब मार्केट पोजिशनिंग से हमारे पास 3-4 पॉइंट बेसिकली इन्होंने कवर किए हैं। फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि कंपटीशन एडवांटेज। अगर आपके उस नियर बाय एरिया में कोई और दूसरी आटा चक्की नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कंपटीशन बहुत ही कम होगा। जिनको भी उस एरिया में ये आटा पिसवाना होगा तो वो ना चाहते हुए भी उनके पास ही आएंगे, तो कंपटीशन काफ़ी कम होगा और उसके सेल्स के परसेंटेज ज़्यादा होंगे। देन है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब है कि उस एरिया में कोई ऐसा कोई डिफरेंट, जैसे कई जगह हो सकता है कि कुछ टेक्निक ऐसी यूज़ करी गई हो जो अदर जो कंपटीटर उनके पास नहीं है। तो ऐसा कुछ जैसे 10 किलो से पिसवाने पे 1 किलो बाजरा फ्री या ऐसा कुछ करके उन्होंने कोई सेलिंग एडवर्टीजमेंट लगा रखा है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है उनके सेल्स के लिए। देन आप बात करेंगे डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट का मतलब है जो वो सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रहे हैं वो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसी केस में हम एग्जांपल लें तो अगर यही आटा चक्की फ्लैट्स में होंगी, फ्लैट्स जैसे हमारा हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, अगर ये आटा चक्की हाई राइज अपार्टमेंट में खोल लेगा तो वहाँ उसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट में 99% लोग जो हैं वो पैक्ड आटा खरीदते हैं, पैक्ड फूड खरीदते हैं। तो उसमें आपका ये जो इस जो आटा चक्की शॉप का सेटअप है बिल्कुल भी रन नहीं कर पाएगा और उसकी जो सेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहेगी। तो इसलिए हमारे पास डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट और उसकी जो लोकल मार्केट जो है वो उसका सही लोकेशन पे होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम अगले पॉइंट पे तरफ बढ़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो हमारा ये कस्टमर सेगमेंट है उसमें बैंक में जो पैसा है वो काफ़ी कम ट्रांजेक्शन करता है। तो इस वजह से हो सकता है इसमें बैंक स्टेटमेंट उतनी हेल्पफुल ना हो, बट जैसा कि हमारा पॉइंट है, वाइल कैश ट्रांजेक्शन मे नॉट ए लीव ए प्रॉपर ट्रायल, some small businesses deposit their daily cash into bank accounts. Reviewing bank statement can provide additional insights into the business cash flow. जैसा इन्होंने भी कहा है इस ट्रांजेक्शन में कि जो हमारा जो सेगमेंट है, हमारा इस टाइप का जो कस्टमर है वो बैंक में हो सकता है डेली डिपॉजिट करता हो या ना भी करता हो, बट आप जब उसकी बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो उसके बिहेवियर को आप पता कर पाएंगे कि वो मंथ में एक बार टोटल जो कैश है वो जमा करता है या 2 महीने पे करता है या डेली करता है या वीकली करता है। उससे आप उसके बिजनेस इंसाइट्स को समझ पाएंगे, प्लस उसके कैश फ्लो इनकम को भी समझ पाएंगे। अगर वो बैंक में पैसा नहीं जमा करता है तो आप कस्टमर से पूछिए कि सर आपकी जो डेली सेल्स है वो इतने रुपए की आती है और इतना प्रॉफिट होता है, ये जो आप मंथ में इतना अर्निंग कर लेते हैं उसका क्या यूटिलाइजेशन करते हैं और वो पैसा आप कहाँ लगाते हैं। या तो अगर बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा या उनके पास हार्ड कैश होगा या उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, इधर प्रॉपर्टी या फिर आपका ज्वेलरी में। नेक्स्ट इसमें है कि आप उसके कोई पर्सनल गारंटी या कोलेटरल दे रहे हैं तो आप उसको असेस कर लीजिए, कंसिडरिंग द पर्सनल गारंटी फ्रॉम द बिजनेस ओनर एंड असेसिंग अवेलेबल कोलेटरल। दिस कैन हेल्प मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद द लेंडिंग टू कैश फ्लो बिजनेस। तो इसमें बेसिकली यही है कि अगर वो कोई पर्सनल गारंटी या कोलेटरल ऑफर करता है, जैसे कि हमारा मॉर्गेज और होम लोन के केस में जनरली होता है कि हमारे पास कोलेटरल आता है, तो आप एज ए लेंडर अपने आप को काफ़ी सिक्योर और रिस्क फ्री कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्रेड रेफरेंस चेक। ट्रेड रेफरेंस चेक में आप उनके कस्टमरों से रेफरेंस ले सकते हैं और उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा कस्टमर के साथ उनकी कितनी डीलिंग है और क्या उनका पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर है। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस में आपको बेसिकली ये चेक करना है कि जो उस टाइप का सेटअप है, उस सेटअप को लगाने के लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। और जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, लोकल रेगुलाइजेशन बॉडी से आपका लाइसेंस होना चाहिए, एमसीडी जिसे हम दिल्ली में बोलते हैं, एमसीडी से लाइसेंस होना चाहिए, उसको रन करने के लिए उसका स्वैप एक्ट होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें जो उनके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितना वो कंप्लाइंस करता है, क्योंकि अगर रेगुलेटरी उस टाइप के बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो ऑल ऑफ सडन ऐसा हो सकता है कि उनका बिजनेस बंद हो जाए और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आए। तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे अपने कमेंट्स में बताइए। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, हो मैं आपको उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।